बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इमेजिन करें कि एक शेफ़ है और वो एक कोई रेसिपी बना रहा है। तो वो जो शेफ़ है ना, उसको पता होता है कि उसने कितना कौन-सा इंग्रीडिएंट कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है। तो केमिस्ट्री भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है, बस यहाँ इंग्रीडिएंट्स की जगह एटम्स, मॉलिक्यूल्स और सॉल्यूशंस होते हैं और अगर हम क्वांटिटी सही रखते हैं तो एक्सपेरिमेंट सही होता है। सो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम यूनिट 15 स्टोइकियोमेट्री को स्टार्ट करने वाले हैं एंड द फर्स्ट टॉपिक जो कि हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में विच इज़ 15.1 मोलर वॉल्यूम। सो बेसिकली मोलर वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ अ गैस चेंज व्हेन इट्स टेम्परेचर और प्रेशर चेंज। हर गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर के बदलने से चेंज हो जाता है। अगर हम कंपेयर करें द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या होता है कि साइंटिस्ट कंपैरिजन के लिए फिक्स्ड कंडीशंस यूज़ करते हैं जिन्हें रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर कहा जाता है। तो ये ना स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं। तो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस क्या होती है? टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस जो कि यूज़ होता है एंड जो कि केल्विन में है 298.15 केल्विन एंड प्रेशर 1 एटीएम व्हिच इज़ 760 टॉड यूज़ होता है। सो मोलर वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है? तो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 मोल किसी भी गैस का 1 मोल इक्वल होता है 24 डीएम क्यूब के, यानी कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 24 डीएम क्यूब ऑफ वॉल्यूम, यानी कोई भी गैस है रूम टेम्परेचर प्रेशर पर जो कि 1 मोल है, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? वो 24 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी और इस वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। लाइक हमारे पास कोई गैस है जो कि 1 मोल है इसकी अमाउंट, तो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 24 डीएम क्यूब। उसके बाद हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सो 1 मोल ऑफ एवरी गैस एट रूम टेम्परेचर प्रेशर सेम कंडीशंस फॉलो करेगा। लाइक सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें होंगे, यानी कोई भी गैस है जो कि 1 मोल है रूम टेम्परेचर प्रेशर पर, तो उसके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। लाइक 6.022 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। उसके बाद वो जो दूसरी चीज़ है, ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम 24 डीएम क्यूब ऑक्यूपाई करेगा या ऑक्यूपाई करता है। लेकिन उसमें क्या चीज़ डिफरेंट होती है? सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और सेम वॉल्यूम तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो उसके अंदर डिफरेंस आता है, डिफरेंट चीज़ आती है, वो मास आता है। मास में डिफरेंस आता है डिपेंडिंग ऑन द गैस। यानी कि अगर गैस डिफरेंट होगी तो उसका मास डिफरेंट होगा। लाइक अगर हाइड्रोजन है, 1 मोल हाइड्रोजन है तो उसका मास 2 ग्राम होगा। लेकिन वहीं पर अगर हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन है तो उसका जो मास है वो 32 ग्राम होगा। तो मास जो है ना उसके अंदर चेंज आएगा। द मास एंड साइज़ ऑफ इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट affect the total volume occupied by 1 mole at standard room temperature pressure। तो जो गैस का साइज़ है ना वो मैटर नहीं करता। चाहे मॉलिक्यूल छोटा हो या बड़ा हो, रूम टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल हमेशा जो है वो 24 डीएम क्यूब के इक्वल ही होगा। तो मोलर वॉल्यूम का यूज़ क्या है? मतलब अब हमने ये तो सीखा है कि मोलर वॉल्यूम होता क्या है, अब ये यूज़ कहाँ पर होता है? तो इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम वॉल्यूम से मोल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या लाइक इस वॉल्यूम का यूज़ करते हुए हम मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम से गैस का जो मास है वो निकाल सकते हैं। लाइक अगर हमें एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास ऑक्सीजन गैस है और उसका वॉल्यूम 48 डीएम क्यूब है। अब अगर हमें कहा जाए कि इसके मोल्स फाइंड आउट करें, तो हमें ये तो पता है कि जो 1 मोल है वो 24 डीएम क्यूब के इक्वल होगा। तो अगर हमारे पास 48 डीएम क्यूब है तो इट मीन्स कि जो गैस है ये 2 मोल है। 2 मोल्स हैं ऑक्सीजन गैस के जो कि इक्वल होंगे 48 डीएम क्यूब के। तो अभी हम एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट 15.1 एग्ज़ाम्पल है कि हमें यहाँ स्टेटमेंट दी गई है कि हमने कैलकुलेट करना है द नंबर ऑफ मोल्स of nitrogen gas present when it occupies a volume of 2.5 dm cube at room temperature pressure। हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं किस गैस के? नाइट्रोजन गैस के, जो कि प्रेजेंट है और उसने ऑक्यूपाई किया है वॉल्यूम 2.5 डीएम क्यूब। अब हमें ये तो पता है कि जो 1 मोल है किसी भी गैस का वो 24 डीएम क्यूब के इक्वल होता है। अब अगर हमारे पास 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है तो उसमें कितने मोल होंगे नाइट्रोजन के? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम सिंपली 24 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/24 मोल। अब अगर हमारे पास 2.4 डीएम क्यूब जो कि हमें क्वेश्चन में भी वॉल्यूम गिवन है वो होगा, तो कितने हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्यूपाइड? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 1/24 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 के साथ तो
10 मोल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लाइक 2.5 डीएम क्यूब वॉल्यूम है नाइट्रोजन गैस का रूम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो वो 0.10 मोल के नंबर ऑफ मोल्स होंगे। इसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स को हम एक और फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट रूम टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि जो वॉल्यूम में हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम डिवाइड कर दें अगर मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस से, तो हमारे पास तब भी आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, सो हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर प्रेशर। हमें यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो गिवन है 0.5, और यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम को। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट रूम टेम्परेचर प्रेशर एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस। सो हमें मोलर वॉल्यूम तो पता है कि वो होता है 24, एंड इसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स में क्वेश्चन में गिवन है। तो हम सिंपली इस फार्मूला को रीअरेंज करेंगे एंड 0.5 नंबर ऑफ मोल्स को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 डीएम क्यूब हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम। उसके बाद हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट है कि हमें कैलकुलेट करना है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर प्रेशर। यहाँ पर हमें मास गिवन है जो कि ग्राम के अंदर है। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है कि हम वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। ये तो पुराने वाला फार्मूला हो गया। तो अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है मोलर वॉल्यूम। अब इसमें क्या है कि हमें वॉल्यूम तो फाइंड आउट कर लेना है, ये तो हो गया। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं हमें यहाँ पर मास गिवन है, तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, और मोलर वॉल्यूम हमें ऑलरेडी पता है कि ये 24 होता है। सो मोलर वॉल्यूम तो हमें पता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आप 9th क्लास में सीख चुके हैं, व्हिच इज़ मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास हमें ऑलरेडी गिवन है 200, एंड मोलर मास जो है वो होता है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसको सिंपली हम मोलर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 109 डीएम क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम। उसके बाद हम आते हैं कंसंट्रेशन, व्हिच इज़ 15.2 हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो कंसंट्रेशन क्या होती है? बेसिकली कंसंट्रेशन बताती है कि एक सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है। सिंपल वर्ड्स में कंसंट्रेशन बताते हैं कि ये सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन है कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। यानी कि कंसंट्रेशन वो अमाउंट होती है सॉल्यूट की जो कि डिसॉल्व होती है किसी सॉल्यूशन के अंदर या फिर किसी सॉल्वेंट के अंदर। अब इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि आपने ना 2 क्लास लिए, एक क्लास ए है, एक क्लास बी है। अब जो क्लास ए है ना, उसमें आपने 1 स्पून शुगर ऐड किया, लेकिन जो क्लास बी है, उसमें आपने 5 स्पून शुगर के ऐड किए। तो कौन-सा जो ग्लास है, वो ज़्यादा मीठा होगा? डेफ़िनिटली ग्लास बी। क्यों? क्योंकि आपने उसमें ज़्यादा शुगर ऐड किया है, तो उसकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। तो सिमिलरली जो अमाउंट होती है ना सॉल्यूट की, वो बताती है कंसंट्रेशन के बारे में। अगर हम लाइक अगर इसको हम कंसीडर कर लें क्लास ए, तो यहाँ पर सॉल्यूशन डाइल्यूट है क्योंकि हमने 1 जो स्पून है वो शुगर की ऐड की। यहाँ पर इसको अगर हम बी कंसीडर कर लें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमने ज़्यादा शुगर ऐड किया, तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये ज़्यादा मीठा है। तो जो अमाउंट होती है ना सॉल्यूट की, उसको मेजर किया जाता है ग्राम्स के अंदर या फिर मोल्स के अंदर। इसमें हम इसको मेजर करते हैं, और सॉल्यूट वो चीज़ होती है जो कि हमने कम क्वांटिटी में यूज़ की है और जो कि डिसॉल्व हो गई है। लाइक अगर हमारे पास वाटर है, और वाटर क्या करता है, वाटर डिसॉल्व करता है, तो वाटर एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जो कि हमने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है और जो जिसने डिसॉल्व कर लिया है, और वो चीज़ जो डिसॉल्व हो जाती है वो सॉल्यूट होती है। सॉल्यूट हम कम क्वांटिटी में लेते हैं, लाइक शुगर हमारे पास क्या है, वो सॉल्यूट है, और जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होते हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। लाइक अगर हमने ग्लास के अंदर शुगर ऐड की थी और वाटर के साथ उसको मिक्स किया था, उसको डिसॉल्व किया था, तो वाटर और शुगर कंबाइन होकर शुगर का सॉल्यूशन बना दिया ने। अब ये जो सॉल्यूट होता है ना, इसको हम मेज़र करते हैं ग्राम्स में या मोल्स में, और जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम किसमें मेज़र करते हैं, ये डीएम क्यूब में या सीएम क्यूब में हम इसको मेज़र करते हैं। क्यूबिक डेसीमीटर्स में या क्यूबिक सेंटीमीटर में हम इसको मेज़र करते हैं, और 1 डीएम जो है ना, 1 डीएम क्यूब 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन मास बाय वॉल्यूम, ग्राम बाय डीएम क्यूब या फिर मोल बाय डीएम क्यूब, इसका यूनिट होता है कंसंट्रेशन का। सो एक की पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कंसंट्रेशन में बताती है कि हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी कि एक हमारे पास सॉल्यूशन है,
जिसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है, लाइक 100 ml का सॉल्यूशन है या 500 या 1000 ml का सॉल्यूशन है या जितना भी सॉल्यूशन है, उसमें कितनी अमाउंट सोलूट की प्रेज़ेंट है या डिसॉल्व्ड है। उसके बाद हम ओके, कंसंट्रेशन बताता है कि एक फिक्स्ड वॉल्यूम सॉल्यूशन में कितना सोलूट डिसॉल्व है। उसके बाद हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं 15.4। तो कल यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन ग्राम बाय डीएम क्यूब। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने यूनिट मेंशन किया है कि हमें जो आंसर है वो इस यूनिट के अंदर आना चाहिए, लाइक ग्राम बाय डीएम क्यूब में आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है एंड व्हिच कंटेन 20 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन 0.2 डीएम क्यूब ऑफ वाटर। 20 ग्राम हमारे पास सोडियम क्लोराइड है जो कि डिसॉल्व हुई हुई है 0.2 डीएम क्यूब वाटर के अंदर। कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो है मास ऑफ सोलूट इन ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, यानी सोलूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 20 को 0.2 से डिवाइड कर देंगे जो कि होगा 100 एंड सॉल्यूट हमें ग्राम में गिवन था और जो वॉल्यूम है वो हमें डीएम क्यूब में गिवन है। सो ग्राम बाय डीएम क्यूब हमारे पास एक यूनिट आ जाएगा, तो 100 इसका आंसर है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 15.5, नेक्स्ट एग्जांपल है। अच्छा, यहाँ पर हमें वॉल्यूम गिवन है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन 1.8 ग्राम ऑफ डिसॉल्व्ड हाइड्रोजन क्लोराइड। हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि 500 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसमें हमारे पास 1.8 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड डिसॉल्व्ड है। तो अब यहाँ पर 500 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्वेंट है एंड 1.8 ग्राम जो है वो सॉल्यूट है। तो हमें यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो एसिड की फाइंड आउट करनी है, कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड इन ग्राम बाय डीएम2। यहाँ पर वॉल्यूम जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ हुआ है ना वो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो हमें ये डेसीमीटर क्यूब में चाहिए क्योंकि हमें आंसर जो है वो डीएम क्यूब में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपली 500 को डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, तो हमारे पास 0.5 डीएम क्यूब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास 0.5 डीएम क्यूब आंसर आ गया, तो अब हम कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम मास को वॉल्यूम के साथ डिवाइड करेंगे 0.5 1.8 डिवाइडेड बाय 0.5 और 3.6 ग्राम बाय डीएम क्यूब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 15.6। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है मास ऑफ अ कॉपर सल्फेट इन ग्राम जो कि डिसॉल्व है 2 डीएम क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन टू गेट अ सॉल्यूशन विद अ कंसंट्रेशन 15 ग्राम बाय डीएम क्यूब। यहाँ पर हमें क्या है कि हमें यहाँ पर गिवन है हमें मास फाइंड आउट करना है और गिवन हमें क्या है, हमें वॉल्यूम गिवन है और इसके अलावा हमें कंसंट्रेशन गिवन है। तो हम क्या करेंगे कि 2 डीएम क्यूब जो है हमारे पास होगी कंसंट्रेशन, नो सॉरी 15 हमारे पास कंसंट्रेशन है एंड 2 हमारे पास वॉल्यूम है। तो हम मैथ को हम फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि हम कंसंट्रेशन को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 30 ग्राम हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा सॉरी। ओके, उसके बाद 15.7 नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 1.2 डीएम क्यूब ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन मोल बाय डीएम क्यूब। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें 10 ग्राम मास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो गिवन है। इसके अलावा हमें ये भी बता दिया है कि 1.2 डीएम क्यूब इसमें वॉल्यूम है। हमें फाइंड आउट करनी है कंसंट्रेशन और हमें अब यहाँ पर एक और चीज़ बताइए कि हमें जो कंसंट्रेशन है ये हमें मोल बाय डीएम क्यूब में फाइंड आउट करनी है। अगर हमें कहा जाता है कि हमें ग्राम बाय डीएम क्यूब में फाइंड आउट करनी है, तो वॉल्यूम तो ऑलरेडी डीएम क्यूब में है, तो हम सिंपली 10 को डिवाइड कर देते 1.2 से। लेकिन यहाँ पर अब हमें मोल्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि जो मास है वो तो 10 ग्राम है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास है व्हिच इज़ 40। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे 10 को 40 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 0.25 मोल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएँगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के NaOH के। कंसंट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे कि हम उन मोल्स को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम के साथ, तो 0.25 को अगर हम डिवाइड करें 1.2 के साथ तो 0.21 मोल बाय डीएम क्यूब हमारे पास आंसर आ जाता है। सो आंसर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स में आता है। मोल्स बाय डीएम क्यूब हमारे पास आंसर आ जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगी। 8.3 Calculate the concentration of a solution in titration using empirical data. टाइट्रेशन बेसिकली क्या होता है? तो टाइट्रेशन एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम किसी अननोन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, तो टाइट्रेशन को यूज़ करते हुए हम उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि एक एक सॉल्यूशन होता है ऐसा जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है और एक ऐसा होता है जिसकी पता नहीं होती।
तो इनको जब हम रिएक्ट करवाते हैं और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो उससे हमें पता हम दूसरे वाले जो जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग इट विद अ नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अंटिल एंड पॉइंट इज रीच्ड। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हम हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता और एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। तो इनको जब हम रिएक्ट करवाते हैं और जब एंड पॉइंट आता है तो उसको यूज़ करते हुए हमें पता चल जाता है दूसरे की कंसंट्रेशन भी। सो इसमें सिंपली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक HCl है और एक हमारे पास NaOH है। तो HCl का हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया 0.1 मोलर ब्यूरेट के अंदर। इस तरह का एक एपरेटस होता है जिसको हम ब्यूरेट कहते हैं। ब्यूरेट में हमने एक सॉल्यूशन लिया HCl का, उसके बाद जो सॉल्यूशन नॉन है वो हमने लिया ब्यूरेट में। अब जो सॉल्यूशन अननोन है, वो हम लेंगे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, लाइक NaOH हमें नहीं पता, तो इसको हम लेंगे एक लाइक 25 या 25 ml हमने ले लिया NaOH कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। इसके अंदर हम डालेंगे इंडिकेटर, एग्जांपल में फिनोल्फथालीन इंडिकेटर हमने फॉर एग्जांपल इसमें डाला, तो इसका जो कलर है वो पिंक कलर का हो जाएगा या कलरलेस रहेगा। तो जब हम ऐड करेंगे ना HCl को, तो जब उसका कलर अगर वो पिंक है तो वो पिंक से कलरलेस हो जाए या फिर अगर वो कलरलेस है तो वो कलरलेस से पिंक हो जाए। जब उसका कलर चेंज हो जाएगा ना तो उसको हम एंड पॉइंट कहेंगे एंड वहाँ पर टाइट्रेशन स्टॉप हो जाएगी। तो जब एंड पॉइंट आ जाता है यानी कलर चेंज हो गया, एंड पॉइंट आ गया, तो उस वॉल्यूम को ब्यूरेट से हम नोट करते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 25 तक जो वॉल्यूम है वो चूज़ हुआ है और उसके बाद वो हमने ऐड किया और उसका कलर चेंज हो गया। तो वो वॉल्यूम हम ब्यूरेट से नोट कर लेते हैं और फ़ॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें जो कि स्टेप्स हैं वो क्या हैं कि हमने सबसे पहले क्या करना है कि मेजर अ प्रिसाइज़ वॉल्यूम ऑफ अननोन सॉल्यूशन। हमने एक एक्यूरेट वॉल्यूम जो है अननोन सॉल्यूशन का वो हमने मेजर किया। उसके बाद हमने इसको टाइट्रेट करवाया विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फ्रॉम द ब्यूरेट, यानी वो सॉल्यूशन जो कि हमने ब्यूरेट के अंदर लिया है उसके साथ हमने टाइट्रेट करवाया उस अननोन सॉल्यूशन को। फिर क्या हुआ कि हमने जब उसका कलर चेंज हो गया, हमने इंडिकेटर ऐड ऐड किया, उसके बाद उसका कलर चेंज हो गया। जब हमें कलर चेंज हुआ, हमने रेडिएशन स्टॉप कर दी, एंड पॉइंट उसका आ गया। हमने वो वाला वॉल्यूम जो था, वो हमने नोट किया और इसका एंड पॉइंट डिटेक्ट हो गया। उसके बाद हमने यूज़ रिजल्ट एंड द मोलर रेशियो फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू कैलकुलेट द अननोन कंसंट्रेशन। हमें उसका जो रिजल्ट था और जो मोल रेशियो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसको यूज़ करते हुए हमने अननोन कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए होती है, लाइक HCl का रिएक्शन होता है NaOH के साथ। इसके रिज़ल्ट में क्या होगा, हमारे पास एक साल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। सेकंड में हमें दूसरी चीज़ क्या चाहिए, प्रिसाइज़ वॉल्यूम ऑफ बोथ सॉल्यूशन यूज्ड, इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग्स एंड रिपीट वॉल्यूम। लाइक हमें ना जो भी नॉन सॉल्यूशन है या जो भी अननोन सॉल्यूशन है लाइक HCl और NaOH, इनका प्रिसाइज़ वॉल्यूम अभी ज़रूरत होता है। लाइक हमने यहाँ पर 25 ml लिया या 10 ml हमने कॉनिकल फ्लास्क में कितना वॉल्यूम इसका ऐड किया। उसके बाद एंड पॉइंट तक आने के लिए ब्यूरेट का कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ, लाइक 10 ml यूज़ हुआ, 25 ml यूज़ हुआ, जितना भी हुआ। इनिशियल वॉल्यूम क्या था, फाइनल वॉल्यूम क्या था, लाइक स्टार्ट में वो अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है और 10 ml का 10 ml तक जब वो गया तो उसका कलर चेंज हो गया, तो 0 जो है वो इनिशियल वॉल्यूम होगा और 10 जो है वो फाइनल वॉल्यूम होगा। तो जो भी उसका इनिशियल वॉल्यूम है या फाइनल वॉल्यूम है वो हमें पता होना चाहिए और एग्ज़ैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ द अदर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। लाइक एक की कंसंट्रेशन नहीं पता, एक तो अननोन हो गया ना, दूसरे जिसकी पता है उसकी कंसंट्रेशन कितनी हमने यूज़ की, लाइक इसमें हमने 0.1 मोल 1 मोल यूज़ किया है कंसंट्रेशन। तो जितनी भी कंसंट्रेशन हमने यूज़ की है, तो वो हमें पता होनी चाहिए। तो इसको यूज़ करते हुए हम जो है वो दूसरे की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। NaOH और HCl के दरमियान और एंड पॉइंट भी आ गया। सो 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हैविंग अ मोलर कंसंट्रेशन 0.5। 15 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिसकी मोलर कंसंट्रेशन 0.5 है, यानी कि ये हमारे पास नॉन सॉल्यूशन है। इसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। तो ये यूज़ हुआ है 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl इज़ यूज्ड टू न्यूट्रलाइज़ 23 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl। अब हमें क्या करना है, हमें कंसंट्रेशन HCl की फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें पहली चीज़ क्या चाहिए, हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए, लाइक NaOH और HCl के दरमियान जब रिएक्शन हुआ तो एक साल्ट बना और वाटर बना। उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में कन्वर्ट द वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड इनटू द DM क्यूब। अब हमें यहाँ पर जो वॉल्यूम है ये CM क्यूब में गिवन है।
डीएम क्यूब को हमने डीएम क्यूब में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया तो 0.015 डीएम क्यूब हमारे पास आ गया इसका वॉल्यूम। थर्ड स्टेप पे हम क्या करेंगे कि हम कन्वर्ट करेंगे एचसीएल के वॉल्यूम को भी, क्योंकि ये भी सीएम क्यूब के अंदर है, तो इसको भी हमने 1000 से डिवाइड किया तो 0.023 डीएम क्यूब हमारे पास आ जाएगा इसका वॉल्यूम। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। मोलर कंसंट्रेशन हमें ऑलरेडी गिवन है और वॉल्यूम जो है वो भी हमें गिवन है। तो NaOH के नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट किए, हम 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.015 से, जो कि हमने डीएम क्यूब में चेंज कर लिया है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.075। According to the balanced chemical equation, 1 mole of NaOH has reacted with the 1 mole of HCl. बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक क्या है कि 1 मोल अगर NaOH का है तो उसने रिएक्ट किया 1 मोल ऑफ HCl के साथ। लाइक यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों चीज़ें हमारे पास 1 मोल है। उसके बाद सो नंबर ऑफ मोल्स अगर NaOH के 0.075 है तो 0.075 मोल्स ही HCl के यूज़ हुए। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स विद द वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। वॉल्यूम हमें डीएम क्यूब में हमने चेंज कर लिया था और नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिया, इनको सिंपली डिवाइड करेंगे तो 0.326 मोल बाय डीएम क्यूब हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी HCl की। सो द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCl सॉल्यूशन इज 0.326 मोल बाय डीएम क्यूब। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कस करते हैं, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। स्टोइकियोमेट्री इज एसेंशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग केमिकल रिएक्शन इन मैनी इंडस्ट्री। यानी स्टोइकियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल ज़रूरी है फॉर ऑप्टिमाइजिंग केमिकल रिएक्शन इन मैनी इंडस्ट्रीज। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टॉपिक 15.4 परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास एम्पिरिकल फार्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो परसेंटेज कंपोजिशन बेसिकली क्या होती है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड refers to the percentage mass of each element present in the compound। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है, ये बताती है कि कंपाउंड के टोटल मास में हर एलिमेंट कितना प्रेजेंट है, यानी कि जो टोटल मास है उसमें कोई भी एलिमेंट है तो उसकी कितनी अमाउंट प्रेजेंट है। द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट in a compound is the number of grams of that element present in 100 grams of a compound, and the percentage of an element can be determined by the following formula। इस formula को यूज करते हुए हम परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हम उसका सबसे पहले फार्मूला मास फाइंड आउट करेंगे कि इसका पूरे पूरे कंपाउंड का फार्मूला मास क्या होता है। उसके अलावा जो हर एक एलिमेंट है उसका मास कितना है, उस कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का मास कितना है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो हम उस एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी इम्पोर्टेंस डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, यानी परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। सो परसेंटेज कंपोजिशन का यूज़ क्या है? तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल कांसेप्ट है और इसको यूज़ करते हुए हम डिटरमाइन कर सकते हैं प्योरिटी ऑफ अ कंपाउंड, यानी कि कोई भी कंपाउंड है तो वो कितना प्योर है या कितनी उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, इस चीज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग द एम्पिरिकल फार्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, उसको डिटरमाइन करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो वेज टू डिटरमाइन परसेंटेज कंपोजिशन थ्योरेटिकली भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग द केमिकल फार्मूला, एंड इसके अलावा हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म यानी कि एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करके करके भी हम परसेंटेज कंपोजिशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हम दो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको मज़ीद अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। ओके, उसके बाद एक एग्जांपल है 15.9। अब यहाँ पर हमें परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है एंड यहाँ पर हमें एक कंपाउंड जो है वो गिवन है। तो यहाँ पर हमें कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फार्मूला मास फाइंड आउट करेंगे। सो कैल्शियम का जो मोलर मास होता है विच इज़ 40, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 टाइम्स है तो यहाँ पर 16 को हम 2 टाइम करेंगे एंड सिमिलरली हाइड्रोजन भी 2 टाइम्स है तो हम यहाँ पर इसका जो मोलर मास है वो भी 2 टाइम लेंगे। तो टोटल हमारे पास जो फार्मूला मास आ जाता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का विच इज़ 74। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसी फार्मूला को यूज़ करते हुए इसका परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें वो मास चाहिए, मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड उस कंपाउंड के अंदर जो वो एलिमेंट है जिसकी हम परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं उसका जो मास है वो कितना है। उसके अलावा उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल फार्मूला मास के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो सबसे पहले हम कैल्शियम की परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं।
सो कैल्शियम जो है वो हमारे पास 40 है, तो 40 को डिवाइड करेंगे 74 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 के, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है वो 54.05 परसेंटेज आ रही है, यानी कि इस पूरे कंपाउंड के अंदर जो कैल्शियम है ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेज़ेंट है। के अलावा हम सेकंड में फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 32 ग्राम प्रेज़ेंट है और इसको हम डिवाइड करेंगे 74 के साथ मल्टीप्लाई बाय 100, तो 43.24 हमारे पास परसेंट आ जाता है ऑक्सीजन। एंड हाइड्रोजन 2 ग्राम प्रेज़ेंट है, तो इसको हम 74 का डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो 2.70% यानी सबसे कम जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन जो है वो प्रेज़ेंट है। एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। The composition of all the chemical products which are in our daily use, such as shampoos, cleansers, soaps, perfumes, fertilizers, जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स जो कि हमारी डेली यूज़ में होती हैं, वो सब की सब बनाई जाती हैं बाय यूजिंग स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम एक लास्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं एंड वीडियो को वाइंड अप करते हैं। 15.10, तो यहाँ पर हमें एक कंपाउंड गिवन है जिसका मास है 8.657 ग्राम टोटल मास है। अब इसको ये कंपाउंड डिकम्पोज़ हुआ है और ये चेंज हो गया एलिमेंट के अंदर, तो यहाँ इसने हमें दिया जब ये डिकम्पोज़ हुआ तो इसमें 5.217 ग्राम कार्बन प्रेज़ेंट था और 0.962 ग्राम हाइड्रोजन एंड 2.478 ग्राम ऑक्सीजन प्रेज़ेंट था। अब हमें कहा गया कि हमें परसेंटेज कंपोज़िशन कंपाउंड की फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट की कार्बन, सबसे पहली चीज़ जो हमें मिली वो थी कार्बन। तो हम इसको जो कार्बन का मास है उसको हम टोटल मास के साथ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो 60.26 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हाइड्रोजन का जो मास है 0.962, इसको हम टोटल मास के साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो 11.11% हमारे पास इसमें ऑक्सीजन प्रेज़ेंट है, सॉरी हाइड्रोजन। एंड परसेंटेज अगर हम हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन की फाइंड आउट करेंगे तो 2.47678 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन प्रेज़ेंट है और इसको हम टोटल मास के साथ जब डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो 28.62% हमारे पास ऑक्सीजन आ जाएगी। सो 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड अंडर स्टडी कंटेन्स 60.26 ग्राम ऑफ कार्बन, 11.11 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 28.62 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट यहीं तक था आज का लेक्चर एंड अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछें कमेंट्स में। एंड अगर आपने अभी तक पैशनेट विंग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली में कोई ऐसा है जो कि ये पढ़ रहा है तो आप उसके साथ शेयर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।